इसी के साथ बेटा ये टॉपिक तो खत्म होता है अगर अपन टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, लेकिन अब इसमें हिस्ट्री वाली बात अपन करें कि भाई हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करें, इतिहास देखें इस पीरियोडिक टेबल का, तो वो थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूं। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का इतिहास। दरअसल अपन ने तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आधुनिक आवर्त सारणी से स्टार्ट किया, लेकिन आधुनिक से पहले बहुत से वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी तरफ से प्रयास किए थे। ठीक है, इसको कंप्लीटली तो आपको नोट्स से अपन रीड डाउन कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा थोड़ा आइडिया अपन ले लेते हैं कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या प्रयास किया। इसमें सबसे पहला नाम आता है डॉबरिनर नाम का साइंटिस्ट, और उसने डॉबरिनर ने दिया था डॉबरिनर का त्रिक नियम। डॉबरिनर का त्रिक नियम, ठीक है। इस डॉबरिनर ने क्या किया कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा और तीन तीन तत्वों के समूह बनाए जिनको त्रिक कहा। ठीक है, तीन तीन तत्वों के क्या बनाए, समूह बनाए, और उनको क्या नाम दे दिया, त्रिक। जैसे एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, 3Li7 होता है, 11 सोडियम 23 होता है, और 19 पोटेशियम 39 होता है। अब इस त्रिक की खास बात क्या थी वो और सुन लीजिए। इस त्रिक की खास बात थी बेटा जी कि इस त्रिक वाले तत्व हैं वो गुणों में समानता दर्शाते थे। ठीक है, गुणों में क्या दिखाते थे, समानता दर्शाते थे। बढ़िया बात है, वर्गीकरण का उद्देश्य यही होता है, वर्गीकरण का उद्देश्य होता है समान गुणों वालों को एक जगह रखना। तो यही कहा डॉबरिनर ने कि तीन तीन तत्वों के समूह बना दिए, अब इनमें से किसी एक का अध्ययन कर लो, बाकी दो के अध्ययन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगली बात उसने क्या कही कि इसमें जो मध्यवर्ती तत्व है इसका जो परमाणु द्रव्यमान है ये बाकी के जो दो तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होगा। जैसे बाकी के दो का औसत ले लो बेटा, 39 + 7/2, यह आया 23। तो इस त्रिक में जो मध्यवर्ती तत्व था उसका परमाणु द्रव्यमान शेष अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है, ऐसा उसने कहा। ठीक है, ये बात भी आ गई। तो ये थे डॉबरिनर के त्रिक नियम की बातें। ठीक है, अब मैं यहां पे केवल और केवल ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लूंगा, मैंने कहा कि नोट से आपको रीड करना है इसको, लेकिन फिर भी एक विशेषता है कि निम्न में से कौन सा डॉबरिनर का त्रिक है, इसकी पहचान जरूर बताऊंगा। पहचान बताऊंगा कि भाई डॉबरिनर का त्रिक है या नहीं, ये कैसे पहचाने। पहचान का तरीका है कि आधुनिक सारणी में, वर्तमान सारणी में जो आधुनिक सारणी है एक ही तो वर्ग के होने चाहिए। ये पहचान है बेटा कि जिस त्रिक को वो कह रहा है कि डॉबरिनर का है या नहीं, तीनों तत्व है वर्तमान सारणी के एक ही वर्ग में आने चाहिए, पहली विशेषता। और साथ में परमाणु क्रमांक का जो अंतर है ना जेड का, वो समान होना चाहिए। अब मैं बताता हूं, जैसे इसमें अप्लाई करूं ऊपर वाले एग्जाम्पल में, देखो आप मुझे बताइए कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में आते हैं, आते हैं। फिर परमाणु क्रमांकों का अंतर क्रमागत तत्व है, जैसे 3 और 11 के बीच का डिफरेंस 8 है, तो 11 और 19 के बीच का डिफरेंस भी 8 ही होगा। ये था मेरा मतलब कि भाई परमाणु क्रमांक का अंतर क्या होना चाहिए, समान। अगर ये दोनों विशेषताएं लग रही है तो तुम इनको क्या मान लेना, डॉबरिनर के त्रिक मान लेना। ठीक है, तो ये डॉबरिनर के त्रिक नियम के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है। ओके, इसके बाद में जो दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया, दूसरी बात बताई गई, वो थी न्यूलैंड का अष्टक नियम। बेटा जी न्यूलैंड का अष्टक नियम की बात करें तो इसने जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं, आपने सुना होगा, सा रे गा मा पा दा नी और सा। इसने क्या कहा कि जब मैं तत्वों को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखता हूं, जैसे यहां पे रखा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसने कहा कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जब मैं तत्वों को रखता हूं तो प्रत्येक 8वां तत्व है, प्रत्येक 8वां
जैसे 7 हो गए ना, 7 के बाद में 8वां कौन आया? सोडियम। अब यहां सोडियम क्यों आया वो भी बताऊंगा, लेकिन उसने कहा कि प्रत्येक 8वां तत्व गुणों में वैसे ही समानता दर्शाता है जैसे 7 सुरों के बाद में 8वां वापस सा आ जाता है। सारे गामा पाधा नी सा, समझ रहे हो ना? इसलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव संगीत से जुड़ा हुआ है, एक अष्टक, उससे जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है ना? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा तो उसने देखा कि प्रत्येक 8वां तत्व है, इसके बाद में देखिए फिर 8वां तत्व है, तो गुणों में समानता दर्शाता है। इतनी सी बात बताई। कमियां क्या रही इसकी कि भाई कैल्शियम तक ही अरेंज कर पाया, क्योंकि बाद में तो डी ब्लॉक आ गए तो गुणों में भिन्नता आने लग गई। सबसे बड़ी कमी क्या रही? जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हो गई, ये पूरा का पूरा असफल साबित हुआ। क्यों साबित हुआ असफल? इसलिए क्योंकि अक्रिय गैस आने के बाद में 7 के बाद में 8 नंबर पे अक्रिय गैस आ गई, तो कहीं समानता नहीं रही। ये साहब न्यूलैंड का अष्टक नियम है। उसके बाद में थोड़ा सा ध्यान देने लायक है लोथरमेर का वक्र। बेटा जो लोथरमेर ने क्या किया कि कुछ ग्राफ बनाए। उसने क्या किया कि तत्वों को एक तरफ तो वाई एक्स पर तो ले लिए कुछ भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख रखा है, देखो मैंने कौन से भौतिक गुण? एटॉमिक वॉल्यूम, यानी परमाणु आयतन ले लिया, गलनांक ले लिया, क्वथनांक ले लिया, ठीक है ना? तो एक तरफ, अच्छा इसमें मुख्यतः आपको एटॉमिक वॉल्यूम लिखा हुआ मिलता है, परमाणु आयतन, लेकिन एनसीईआरटी ने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी लिख रखा है, ठीक है ना? तो मैं कहूंगा कुछ भौतिक गुण तो वाई एक्स पर ले लिए और एक्स एक्स पर ले लिया परमाणु द्रव्यमान। आपने एक चीज देखी, अब तक परमाणु द्रव्यमान ही चल रहा है ना? तो कुछ ग्राफ बना लिए। अब साहब उन ग्राफ में या दो ही क्वेश्चन बनेंगे बस, अगर बनते हैं तो। पहला ग्राफ किसके बीच में बनाया? तो आप कह देना कि कुछ भौतिक गुण जैसे परमाणु आयतन, गलनांक, क्वथनांक के साथ में किसको ले लिया? परमाणु द्रव्यमान को। अब इन ग्राफों में उसने 4 पोजीशन निर्धारित कर ली। 4 पोजीशन कौन सी है बेटा? एक तो टॉप पोजीशन, यानी सबसे उच्चतम बिंदु, फिर डिसेंडिंग, डी लिख रखा है ना, इसका मतलब है डिसेंडिंग, उतरना, उतरने को कहते हैं, डिसेंडिंग को कहते हैं अवरोही। ये टॉप तो सब जानते हो, डिसेंडिंग का मतलब है अवरोही, उतर रहे हो, ठीक है ना? अवरोही भाग। बॉटम, बॉटम यानी सबसे नीचे का भाग, और असेंडिंग का मतलब है आरोही भाग। तो 4 हिस्से बना लिए मैंने, टॉप, डिसेंडिंग, बॉटम और असेंडिंग, ठीक है? अब पूछता है कि किस जगह किसको रखा? तो बेटा टॉप पोजीशन पर उसने रखा क्षार धातुओं को। ध्यान रख लेना, क्षार धातु है ना, लिथियम, लीना करे रब से, इनको ऊपर रख दिया सबसे ऊपर। फिर अवरोही भाग पे किसको रखा? तो कहते हैं कि अवरोही भाग पे क्षार मर्दा धातुओं को रख दिया। फिर बेटा जी बॉटम एलिमेंट, बॉटम पर जगह किसको दी? संक्रमण धातुओं को दे दी, ठीक है? और असेंडिंग वापस ऊपर जा रहे हो, यहां पे हेलोजनों को दे दी, और हेलोजनों को यहां पे लोकेशन दे दी, अक्रिय गैसों की खोज के बाद में वहां उनको भी रख दिया, ठीक है ना? तो इस तरह की सी बातें आई, किसको कहां लोकेशन दी, केवल ये क्वेश्चन है किस पे? लोथरमेर पर। इसकी कमियां क्या रही? इतनी सी कमियां है, 2 कमियां बता देना कि एक तो सारे तत्वों को ग्राफ में लोकेशन देना, पोजीशन देना मुश्किल है। दूसरी कमी क्या है कि इस तरह से ग्राफिकल स्टडी कोई साइंस का आदमी तो कर लेगा, आम आदमी के लिए यह अध्ययन मुश्किल था। इसलिए भले ही आपने वर्गीकरण कर दिया, लेकिन अध्ययन तो आसान नहीं हुआ ना, ये कमियां थी। ओके, इसके बाद में लास्ट में अपन देखते हैं हिस्ट्री का पार्ट, वो है 4 नंबर, मेंडेलीव की आवर्त सारणी। बेटा बात करें मेंडेलीव की आवर्त सारणी की, तो सबसे पहली बात कुछ चीजें ध्यान रखना कि इसका आधार क्या था। तो इसका आधार था परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। किस पर आधारित है? तो आप कहना परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पर आधारित थी। साथ में किस पर आधारित है? तो कहते हैं कि मेंडेलीव के आवर्त नियम पर भी आधारित है। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी है वो आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है, वैसे ही ये मेंडेलीव की आवर्त सारणी मेंडेलीव के आवर्त नियम पर आधारित है, ठीक है? अब तुम कहोगे कि सर ये क्या कहता है, तो आप बताइए आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता था? वो कहता था कि तत्वों के गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन मेंडेलीव ने थोड़ा सा अलग कहा। इसने कहा कि तत्वों के गुण परमाणु भारों के, या परमाणु द्रव्यमान कह दो चाहे, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं।
तत्वों के गुण इसके अनुसार किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु भार पर, जबकि आधुनिक के अनुसार परमाणु क्रमांक पर। देख लो इतना सा अंतर था सफलता के बीच में। ठीक है, अब इसने क्या किया? तो मैं कहूंगा तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा। तत्वों को कैसे अरेंज करता गया? परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में अरेंज करता गया। ओके, ये बात भी होगी साहब। अब बात आती है कि ठीक है परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में इसने रख दिया, कोई बात नहीं। अब इस सारणी के दो भाग बताए उसने, दो भाग बताए बेटा। पहला भाग वैसा ही है, आवर्त। अपन जानते हैं कि आवर्त कैसे खाने हैं, तो जानते हैं क्षैतिज खाने हैं। लेकिन काम की बात सुनना, इसकी सारणी में कहते हैं कि सबसे पहले 12 क्षैतिज श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी? 12 क्षैतिज श्रेणियां थी। लेकिन बाद में इस 12 क्षैतिज श्रेणियों को मिला के उसने 7 आवर्त बनाए, और आधुनिक में भी 7 ही आवर्त है। चलो जी, एक बात तो हुई। दूसरा भाग था बेटा जी वर्ग। ये ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं, जानते हो, ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं। लेकिन अब सुनना, कहते हैं कि प्रारंभ में 8 वर्ग थे। पूरी बात सुनना, प्रारंभ में 8 वर्ग थे। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 8 वर्ग थे। और ये सारे के सारे किस में बटे हुए थे? तो साहब उपवर्गों में बटे हुए थे। तुम कहोगे सर उपवर्गों में कैसे? तो जैसे ए और बी उपवर्गों में थे, फर्स्ट से लेके, जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी। कब तक ऐसा किया? 7वें तक तो ऐसे बांट दिया। कैसे? 7th ए 7th बी। समझ रहे हो ना? तो पहले से लेके 7वें तक तो ए और बी उपवर्गों में बांटा, और 8वें को उसने क्या किया? वर्तमान में है ना 8 8 8, इस तरह से उपवर्गों में बांट दिया। तुम कहोगे सर आधुनिक सारणी तो इसकी कॉपी लगती है। बिल्कुल कॉपी है बेटा, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हैं, अभी बात पूरी नहीं हुई। लेकिन बाद में अक्रिय गैसों की खोज के बाद में उसने एक वर्ग और जोड़ा, शून्यवां वर्ग। तो आपको कहे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल वर्ग अब कितने हो गए? 9 हो गए साहब अंत में। तो 9 वर्ग थे। क्लियर? ये तो सारणी की बातें हुई। अब भैया इस सारणी के क्या तो फायदे हुए और क्या इसमें कमियां रही, वो और सुन लो बस। तो इसके फायदे में मैं अगर अपन बात करें तो बेटा इसका सबसे पहला फायदा तो ये था कि ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस, उपयोगिताएं बता रहा हूं, ठीक है ना? इसकी उपयोगिताएं, फायदे क्या रहे? और पहली उपयोगिता रही, आप क्या कहोगे? ये तत्वों के वर्गीकरण का पहला व्यवस्थित प्रयास था। सफलतम नहीं, व्यवस्थित, ठीक है ना? व्यवस्थित प्रयास था, और शुरू में 63 तत्वों को वर्गीकृत किया गया था इनिशियली। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। दूसरा फायदा काम का है। इसने क्या किया था कि अपनी सारणी में बेटा जी कुछ जगह खाली छोड़ दी, जैसे यहां तत्व आ गया और यहां खाली जगह छोड़ दी। तुम कहोगे क्यों? इन तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी उसने पहले ही कर दी। क्या फायदा हुआ? गुण बताने से उनकी खोज आसान हो गई। ठीक है, गुण बताने से उनकी खोज आसान हुई। ऐसे कौन कौन से थे बता दूं? इक्का एल्यूमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम तो था जो बाद में गैलियम के नाम से खोजा गया। इक्का बोरॉन बाद में स्कैंडियम के रूप में प्राप्त हुआ। इक्का सिलिकन बाद में जर्मेनियम के रूप में प्राप्त हुआ। और इक्का मैंगनीज बाद में टेक्नीशियम के रूप में प्राप्त हुआ। तो उसकी बातें सही निकली, तो खोज आसान कर दी उसने। तीसरा फायदा सुनिए साहब, तीसरा फायदा यह है कि उसने कुछ तत्वों की संयोजकता और कुछ तत्वों के परमाणु भार जो गलत प्रचलित थे उनमें सुधार करवा दिया। यही फायदे हैं। अब कमियों पर आ जाओ।
कमियां। और बेटा जी पहली कमी तो यही थी हाइड्रोजन की स्थिति, जो आज भी है। हाइड्रोजन की स्थिति डाउटफुल है। तुम कहोगे कैसे? अरे ये हाइड्रोजन है ना, ये क्षार धातुओं से भी गुणों में समानता रखती है। क्षार धातुओं के अलावा कार्बन परिवार से भी गुणों में समानता दिखाती है और हेलोजनों से भी समानता दिखाती है। तो तीन तीन वर्गों से समानता दिखाती है, इसीलिए इसको आवारा तत्व भी कहते हैं। लेकिन इसने सारणी में एक ही जगह रखा, तो लोगों ने सवाल किया यार तीन तीन जगह समानता दिखा रही है, फिर एक ही जगह क्यों? हालांकि इसने क्यों रखा, तो कहना कि बाह्य समान विन्यास होने के कारण से वहां रखा है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। दूसरी कमी बेटा जी थी समस्थानिकों की। अब साहब समस्थानिकों की कैसे दिक्कत होगी, तो मैं बताता हूं। समस्थानिकों के कहते हैं कि जेड तो होता है समान, लेकिन जो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान है ना, वो अलग होता है ना। अब साहब इस सारणी का आधार ही परमाणु द्रव्यमान था। जैसे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो तीनों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। तो लोगों ने यह कहा कि यार तेरा आधार परमाणु द्रव्यमान है, तो इन समस्थानिकों को तू एक ही जगह कैसे रख सकता है, अलग अलग रखो। जब अलग अलग रखने लगा तो भी लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। कैसे कि यार एक ही तत्व को तीन तीन जगह रखेगा क्या? तो दोनों ही तरह से फंस गया, इसलिए ये विवादास्पद थी स्थिति। तीसरी कमी अब काम की है भाई। कुछ जगह उसने क्या देखा कि भिन्न गुण वाले तत्व थे, बिल्कुल उल्टे गुण थे, अलग गुण थे, उनको साथ में रख दिया। यहां बेटा याद भी रखना पड़ेगा कुछ कि ऐसा कहां कहां हुआ। तो मैं बताता हूं, जो क्षार धातु थी उसके साथ में उसने किसको रख दिया? सिक्का धातुओं को रख दिया। अब और कोई क्वेश्चन तो पूछे ना पूछे, लेकिन यह तो पता होना चाहिए यार सिक्का धातु कौन सी है, तो कॉपर, एजी और एयू है। क्षार मृदा धातुओं के साथ उसने वाष्पशील धातुओं को रख दिया। तुम कहोगे सर वो कौन सी है? जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये वाष्पशील धातुएं, इनको साथ रख दिया। तो भिन्न भिन्न गुणों वालों को भी कुछ जगह एक साथ रख दिया। चौथी कमी थी इसकी उल्टी, कि समान गुण होने के बावजूद भी कुछ तत्वों को अलग अलग पोजीशन दे दी। ऐसा कहां किया उसने? जैसे एयू हुआ, पीटी हुआ, वहां ऐसा कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? और लास्ट में मैं कहूं, कुछ जगह तो उसने क्या किया कि परमाणु भारों का बढ़ता क्रम जो लिया था वही तोड़ दिया। जैसे एआर और पोटेशियम, पोटेशियम को बाद में रखा जबकि पहले रखना चाहिए था। टेलुरियम और आयोडीन, परमाणु भार के हिसाब से आयोडीन पहले आनी चाहिए थी। कोबाल्ट और निकल में से निकल पहले आना चाहिए था। इस तरह से कुछ जगह उसने परमाणु भारों का बढ़ता क्रम तोड़ दिया। याद रखने के लिए आमिर खान तेरी इच्छा कोनी। ठीक है, तो ये सब हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में भी बात हो गई। ओके,